जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। एडम स्मिथ की जो जीवनी से लेकर मतलब उनके जीवन परिचय से लेकर जो उनकी महान कीर्तियाँ थी, क्या उन्होंने आर्थिक विचार दिया अर्थशास्त्र में, उनका क्या महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। ठीक है, एडम स्मिथ के बारे में। एडम स्मिथ अगर देखा जाए तो एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, लेकिन जो अर्थशास्त्र के पुस्तक लिखे थे किसने लिखे था? चाणक्य कौटिल्य। ठीक है, चाणक्य कौटिल्य लिखा था, लेकिन अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम चलते हैं इनके पहले जीवन परिचय जानते हैं, उसके बाद इनकी जो मतलब कीर्तियाँ थी और मतलब जो इनका आर्थिक विचार है अर्थशास्त्र में, इनका क्या योगदान है उसके बारे में जानते हैं। तो एक एक पॉइंट नोट करते चलिएगा और हम आगे आपको बताते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर चलते हैं पहले इनका जीवन परिचय हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एडम स्मिथ का एडम स्मिथ का जन्म कहाँ हुआ था? बर्थ, ठीक है, क्या बर्थ हुआ था? 1723 ईस्वी में। ठीक है, इनका जन्म 1723 ईस्वी में हुआ था। 1723 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड में हुआ था। ठीक है, हिंदी लिख दीजिएगा, स्कॉटलैंड में इनका जन्म हुआ था। 1730 में इनका जन्म हुआ था, स्कॉटलैंड में इनका जन्म हुआ था। ये हमारे भारतीय अर्थशास्त्री नहीं थे, फिर भी अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। ठीक है, स्कॉटलैंड में इनकी जन्म हुई थी। जन्म के पश्चात इन्होंने ग्लासगो विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी की। ग्लासगो विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद ये पॉलिटिकल साइंस के अध्यापक थे तथा इन्होंने गणित, पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक विज्ञान का ज्ञापन अध्ययन किया और रुचि भी थे इनके गणित में। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने पहले अपना प्रथम रचना 1759 में दिया। 1762 में पहली, ठीक है, 1759 में अब उन्होंने पहली एक रचना दिया। ठीक है, रचना मतलब एक पुस्तक प्रकाशित किया, इसका नाम था द मोरल ऑफ सेंटिमेंट। ठीक है, क्या था? द ऑफ मोरल सेंटिमेंट था। ये फर्स्ट पुस्तक इन्होंने पब्लिकेशन किया। ठीक है, ये फर्स्ट पुस्तक इन्होंने पब्लिकेशन किया। किसने? एडम स्मिथ ने। कितने सन में? 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में अपने फर्स्ट पुस्तक को प्रकाशित किया। ठीक है, इन्होंने उसके बाद ये फ्रांस चले गए और ब्रिटेन गए। उसके बाद भ्रमण के दौरान इन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण रचना लिखा। ठीक है, उस रचना का नाम है, पहले ये बता दें, इन्होंने 12 वर्ष के अध्यापन के बाद, रुचि के बाद इस मतलब ब्रिटेन गए और रूस वहाँ मतलब फ्रांस गए। वहाँ की जो एग्रीकल्चर और वहाँ के लोग से प्रभावित होकर अपना एक पुस्तक 12 वर्ष में तैयार किया। कौन सी पुस्तक? 12 वर्ष में तैयार किया। ठीक है, अपनी पुस्तक को 12 वर्ष में तैयार किया। 12 वर्ष में तैयार किया। इनकी स्टार्ट कब कर दी थी उन्होंने? ठीक है, 1764 ईस्वी में लिखना प्रारंभ किया था। ठीक है, किस पुस्तक की? वेल्थ ऑफ नेशन का। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक का उन्होंने लिखना प्रारंभ किया था 1764 ईस्वी में। किसने? एडम स्मिथ ने। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को पता चल गया। उस पुस्तक का क्या नाम था? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन उस पुस्तक का नाम था। राष्ट्र के धन। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र कल्याण कैसे हुआ जाए, उन्होंने इस पुस्तक में अपनी गहनतापूर्वक रुचि रखते हुए राष्ट्र के लिए उन्होंने पुस्तक तैयार किया। पुस्तक का पूरा नाम है, प्यारे बच्चों मैं आपको बताते चलते, पुस्तक का पूरा नाम क्या है?
पता ना 12 वर्ष में इन्होंने पुस्तक तैयार की, लिख दें यहाँ 12 वर्ष में, ठीक है। 12 वर्ष में इन्होंने पुस्तक, इस पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ई है ये, ठीक है। नेचर केसेस वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। याद रखिए पुस्तक का नाम नेशन। कब पब्लिकेशन किया? 1776 ईस्वी में। 1776 ईस्वी में इस पुस्तक को उन्होंने पब्लिकेशन नहीं प्रकाशित किया प्यारे बच्चों। कौन सी पुस्तक? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर केसेस वेल्थ ऑफ नेशन को उन्होंने प्रकाशित किया, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक था उनका। उनके बाद इन्होंने मतलब अर्थशास्त्री में छा गए, मतलब उनका नाम होने लगा इस पुस्तक की वजह से, राष्ट्र के धन, ठीक है, 1776 में। उसके बाद इन्होंने अपनी जो आर्थिक विचार दिया इस पुस्तक के बाद, क्या उनके प्रमुख विचार थे, क्या उनके प्रमुख विचार के आलोचक थे, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था स्कॉटलैंड में हुआ था, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी 1790 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, मार्च 67 में, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई थी 1776 में इन्होंने पब्लिकेशन किया, इसलिए इनका बहुत नाम हुआ। किस लिए? ये पुस्तक जो लिखे थे इनक्वायरी वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में बिल्कुल आ गया होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। हमें मिटाते हैं, चलते हैं आगे, ठीक है। फर्स्ट पुस्तक क्या था? द ऑफ मॉरल सेंटिमेंट, ठीक है। तब पब्लिकेशन किया 1759 में, ये याद की रही है, ठीक है। जन्म और मृत्यु ये नहीं मिटाएंगे। ये एडम स्मिथ के आर्थिक विचार थे। अगर माना जाए तो एडम स्मिथ अर्थशास्त्र में बहुत ही बड़ा महान योगदान उनका है। उन्होंने अर्थशास्त्र में बहुत ही मतलब नींव डाली। उन्होंने क्लासिकल अर्थशास्त्री कहे जाते हैं। उन्होंने रिकार्डो की विचारधारा पर आधारित है, वो भी रिकार्डो और कुछ अर्थशास्त्री थे जो मिलकर अर्थशास्त्र की गणना की, ठीक है। और पुस्तक में मतलब महान योगदान था, लेकिन अर्थशास्त्र जो नेशन जो वेल्थ ऑफ नेशन है वो उनका ही पुस्तक था, इनका, ठीक है, एडम स्मिथ का, ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। फिर भी अगर कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो हमसे आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछा करें, ठीक है। अब चलते हैं इनके आर्थिक विचारों की ओर, ठीक है। इनका आर्थिक विचार क्या था ये भी मिटा दें। यहाँ तक आप लोग तो देख ही लिए हैं, ये भी मिटा देते हैं, ठीक है। आर्थिक विचार क्या था, अर्थशास्त्र के प्रति इनका आर्थिक विचार क्या था, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बारे में आर्थिक विचार, आर्थिक विचार मतलब जो अर्थशास्त्र का जब उद्भव हुआ उसके बाद इन्होंने नींव डाली, मतलब तो उसके बाद इनका आर्थिक विकास था। मानव कल्याण कैसे हो सकता है, किस प्रकार हो सकता है, उसके बारे में इन्होंने चर्चा किया, ठीक है। हम चलते हैं आगे और बने रहते इस वीडियो में, आप लोग देखते रहिए, ठीक है। तो नंबर 1 पे आता है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन क्या आता है प्यारे बच्चों? श्रम विभाजन आता है। श्रम विभाजन क्या होता है, अब ये हम आप लोग को बता दें। अर्थशास्त्र में उन्होंने श्रम विभाजन को एक महत्वपूर्ण माना। इसलिए माना कि जो मनुष्य की जनसंख्या है, मतलब श्रम मतलब मनुष्य मान लीजिए, मनुष्य जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, तो उन्होंने ऐसा कहा हम श्रम विभाजन होना आवश्यक है, क्योंकि अगर श्रम विभाजन नहीं होगा, एक ही उत्पादन कार्य में सब लोग लग जाएंगे, तो मतलब रोजी रोटी या जीवन यापन कैसे होगा, जीवन निर्वाह कैसे होगा। श्रम पर सरकार की कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
मतलब श्रम एक मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। मतलब मान लीजिए आप इंडिया के हैं तो आप दुबई में जाकर काम कर सकते हैं। इसमें सरकार की कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, या मतलब अलग राज्य के मतलब या अलग देश के कोई भी का हस्तक्षेप या कोई रोकथाम नहीं होना चाहिए। इन्होंने ये बताया श्रम विभाजन के अंतर्गत। ठीक है, श्रम विभाजन के अंतर्गत क्या होता है, श्रम विभाजन के लाभ भी होते हैं। अगर कोई भारतीय नागरिक जाता है दुबई, अमेरिका, यूएसए, तो जाता है वहाँ से जो इनकम मतलब पैसा कमाता है अपने भारत भेजता है, तो यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी होगी। तो उसके बाद जीडीपी में अगर बढ़ोतरी होगी तो उसके बाद क्या होगा, राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होगी। राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होगी तो मतलब एक देश खुशहाल रहेगा। ठीक है, इसलिए श्रम विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। ठीक है, श्रम विभाजन आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और फिर चलते हैं आगे। ठीक है, श्रम विभाजन के अंतर्गत क्या आता है, श्रम विभाजन के अंतर्गत दो प्रकार के आते हैं श्रम। एक होता है मजदूरी का सिद्धांत, इसी में इसी दो टॉपिक है। ठीक है, ठीक है, मजदूरी के सिद्धांत ऐसे कर देते हैं, मिटा देंगे। मजदूरी के सिद्धांत, ठीक है, मजदूरी, ठीक है, मजदूरी के सिद्धांत, मजदूरी और मजदूरी को लिख देते हैं बस। ठीक है, मजदूरी कोष क्या होता है, श्रम विभाजन के लिए उन्होंने बताया अर्थशास्त्र एडम स्मिथ के अनुसार मजदूरी उनका ये मानना है, मजदूरी दो प्रकार की होती है प्रमुख। मजदूरी में मतलब कुछ मजदूर ऐसे होते हैं कि उनके लिए जीवन यापन की वस्तुएं ही उपलब्ध कराई जाए, जीवन यापन की वस्तुएं उपलब्ध कराई जाए, जीवन, और ताकि वो अपने परिवार अपने घर का पेट भर सकें। उनको इतना ही आय दिया जाए, साधारण भाषा में उनको इतना ही आय दिया जाए ताकि वो अपने घर अपना अपने परिवार की पेट को पाल सकें। ठीक है, ये उन्होंने बताया। दूसरी चीज मजदूरी कोष। मजदूरी कोष क्या होती है प्यारे बच्चों, एक समाज में किसी भी समाज में मजदूरी कोष होती है। अगर मजदूरी कोष में बढ़ोतरी होगी तो श्रम में भी बढ़ोतरी होगी। मजदूरी कोष जितना ही ज़्यादा रहेगा श्रम को उतना ही प्रॉफिट होगा, उतना ही ज़्यादा मजदूरी उनकी बढ़ेगी। ठीक है, ये मजदूरी थी, मजदूरी कोष थी। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइए। ठीक है, तो श्रम विभाजन हो गया। ठीक है, श्रम विभाजन के अंतर्गत दो आते थे। ठीक है, अब चलते हैं अगला। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा है लगान। ठीक है, लगान, रेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, रेंट क्या होता है, इसे बोलते हैं लेबर डिवीजन। ठीक है, श्रम विभाजन डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं लगान। लगान वहाँ होता है प्यारे बच्चों, जैसे हम आपको बता दें, लगान वहाँ होता है कोई भी भूस्वामी मतलब कोई भी जमींदार, मतलब वो अगर अपना ज़मीन देता है तो किसके बदले देता है, रेंट के बदले, लागत लगान के बदले, ताकि उसे किराया मिल सके, किराया मिल सके, उसी को हम लगान कहते हैं साधारण भाषा के बात में। ठीक है, लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में लगान वहाँ नहीं होता है, कोई भी भूस्वामी अपना कर ज़मीन देता है तो उसके बदले वो क्या लेता है, लगान लेता है। लगान उच्च भी हो सकती है, निम्न भी हो सकती है। मान लीजिए लगान अगर कोई भी मतलब अगर दुकान है, अगर मार्केट के अस्पष्ट है मतलब बगल में है तो उसकी लगान ज़्यादा होगी, अगर मार्केट से दूर है तो उसकी लगान कम होगी। क्योंकि ठीक है, आप लोग इस समझते होंगे, लगान मतलब बाज़ार में रहेगी तो उसकी कीमत ज़्यादा रहेगी, बाज़ार से थोड़ा दूर रहेगी तो उसकी कीमत कम रहेगी, इसलिए लगान भी उस पर डिपेंड करता है। लगान तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो हमें आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए कोई। ठीक है, अब हम चलते हैं कर रोपण। ठीक है, दो तो बता ही दिए हैं, कर रोपण। ठीक है, लगान, कर रोपण क्या होता है बच्चों,
कर को कैसे रोकथाम किया जाए, कर को कैसे नियंत्रित किया जाए, किस प्रकार द्वारा जनता से कर लिया जाए, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की। ठीक है, तो उन्होंने चर्चा किया करके कुछ प्रमुख बात बताए, कुछ प्रमुख सिद्धांत बताए, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, उन्होंने प्रथम बताया था ठीक है, कर देने योग्य। पहले बताते कर क्या होता है। अगर कर को अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो जैसे आप लोग जीएसटी समझते होंगे, जीएसटी होता है कर एक प्रकार की मतलब लगान ही होता है, लेकिन सरकार को दिया जाता है, वो मुद्रा कोष में जाती है, मुद्रा कोष में जाती है, जिससे आर्थिक मतलब समाज की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाता है, सार्वजनिक कार्य पर वो लगाया जाता है। जैसे मतलब जो प्रकार की मतलब सार्वजनिक पुलिस संस्था, सरकारी स्कूल, अन्य रेलवे पटरी वगैरह वगैरह, जहाँ पे मतलब जो पैसे की काम होता है वहाँ पर वो लगाया जाता है, उसे कहते हैं कर। लेकिन उसे नहीं कहते हैं, लेकिन जो हम सरकार को देते हैं मुद्रा कोष में जाता है वो कर होता है, लेकिन सरकार उसे मतलब खर्च कर सकती है। ठीक है, खर्च कर सकती है। तो कर कुछ प्रकार होते हैं, उसको हम बताते हैं। कर देने की योग्य मतलब सरकार ने बताया ऐसे व्यक्ति के ऊपर कर लगाया जाए तो कर देने के योग्य हो, मतलब कोई व्यक्ति अमीर हो, कोई व्यक्ति गरीब हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर जो व्यक्ति अमीर है उसके ऊपर ज़्यादा कर होना चाहिए, जो व्यक्ति गरीब है उसके ऊपर कर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर एकदम गरीब है तो उसके ऊपर कर नहीं होना चाहिए, अगर अमीर है तो उसके ऊपर कर होना चाहिए। कर देने के योग्य, जिससे ऐसे व्यक्ति पर कर लगाया जाए जो देने के योग्य हो। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट क्या था, निश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, निश्चितता का सिद्धांत। निश्चितता का सिद्धांत क्या होता है प्यारे बच्चों? निश्चितता का सिद्धांत वह होता है, मान लीजिए आप जैसे कर लगा दिए एक 50,000 रुपया, आप किसी व्यक्ति को नहीं बताया कि आपको अगले महीने में आपको 50,000 देना है, तो कोई टाइम नहीं फिक्स हुआ, कोई निश्चित समय नहीं फिक्स हुआ, तो उसके लिए वह कर को नहीं दे पाएगा, उसके लिए वो अपने आप को बुरा फील करेगा और सरकार के प्रति विरोधक होगा। इसलिए कर देने की निश्चित होना चाहिए, कितने महीने पर इतना दिन को आपको देना है कर, जिससे व्यक्ति को भी अच्छा लगेगा, कर देने में सहज होगा मतलब वो देने के योग्य होगा। इसलिए कर को निश्चित मात्रा में रखनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर कम किसी के ऊपर ज़्यादा, जैसी उसकी इनकम है उसकी प्रकार वो कर होना चाहिए। कर की एक निश्चित सिद्धांत होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, कर के और अन्य कारण भी होते हैं जो हम आप लोग को बाद में अगले वीडियो में बताएंगे। ये एडम स्मिथ के आर्थिक विचार थे। एडम स्मिथ ने बहुत कुछ अर्थशास्त्र में उनका देन है, उनका महत्वपूर्ण कृतियाँ जो हम आप लोग को बता दिए हैं। लेकिन एडम स्मिथ के जीवन के बारे में आप लोग ज़रूर जानिए। एडम स्मिथ थे कौन, अर्थशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, इसका सब हम आपको विवरण बता दिए हैं। और भी जो वीडियो है अर्थशास्त्र होता क्या है उसका भी प्ले लिस्ट में हम डाल देंगे, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत कोई डाउट होता है प्यारे बच्चों तो हमें आप लोग ज़रूर बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो जल्द ही जल्द लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दादा भाई नौरोजी के बारे में चर्चा करेंगे, BA 3rd सेमेस्टर इकोनॉमिक्स में है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।